हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रही है आप सभी की लाइफ और पढ़ाई। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं हम एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, कैसे बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके यूज कहाँ पे होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से देखेंगे। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार टॉपिक में आया हुआ है। इवन जो बच्चे सुपर रिवीजन बैच में है वो तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले भी देखेंगे तो और ज्यादा आपको आइडिया हो जाएगा। एंड सॉरी यार, आज वीडियो लेट आई है। क्यों लेट आई है? इससे पहले वीडियो शूट होगी थी बट आज मैथ वाले सर ने शूट की तो वो सारी ब्लर, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में, आप देख लेना, ब्लर होगी वो वीडियो, इसीलिए अभी दोबारा शूट करनी पड़ी है। बिल्कुल मतलब 20-25 मिनट की वीडियो थी, सारी खराब होगी वो। चलो छोड़ो, इंटर हैलोजन कंपाउंड किसे कहते हैं, टॉपिक पे आते हैं। इंटर अलग अलग हैलोजन जब जुड़ते हैं तो उनके मिलने से जब कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। किस तरह से डिफाइन करेंगे? व्हेन वन हैलोजन कंबाइंड विद अनदर हैलोजन compound thus formed are called उन्हीं को क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर होती है बात या नहीं होती है? भैया अलग अलग हैलोजन्स को जोड़ना है, उनके मिलने से जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। किस तरह से हो सकते हैं वो? कुछ इस तरह से x डैश 3 x डैश 5 x डैश 7। तो यहां पे ये जो x है, x वाला जो हैलोजन होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या कह लीजिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसका एटॉमिक साइज हाई होगा। एटॉमिक साइज क्या होने वाला है भाई? हाई होने वाला है। अब जो x डैश है वो क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एंड उसका एटॉमिक साइज क्या होगा? लेस होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2-3 एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, जैसे कि हमारे पास है ClF3, ठीक है, इसके बाद है BrF5, BrCl3, IF7। मान लो ये सारे हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे चेक करो तो जो ये है Cl, इसे क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम। जो X होता है ना, ये क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। ये जो सेंट्रल एटम होता है, और ये जो X डैश है इन्हें क्या बोलते हैं? बॉन्डेड एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्डेड एटम। इन्होंने बॉन्ड बनाया है। अगर मैं आपसे पूछूं Cl और F में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हैलोजन यही होते हैं ना, फिर कल बारात आएगी, ये होते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बड़ा होता जाता है, ठीक है ना, साइज बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। तो इनमें से देखो नीचे कौन है? Cl नीचे है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका एटॉमिक साइज हाई है, इसका एटॉमिक साइज लो है। यहां पे फोकस करो तो ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका एटॉमिक साइज हाई होगा। ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर मैं आपको बोल लूं तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। हमने एक बात की थी कि जो हैलोजन्स हैं फ्लोरीन को छोड़ के वो सभी हैलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। क्यों शो करते हैं? कुछ उनके पास डी ऑर्बिटल होता है। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। क्यों नहीं करता फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो? क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। इवन
ये सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देखो सबके साथ जुड़ा, हैलोजन्स बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हैलोजन से इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं होता, बट फ्लोरीन अपने फैमिली के मेंबर से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आप देख पा रहे होंगे, क्लियर है। अच्छा एक बात और, अब देखिए जैसे आई है और एफ है, आई और एफ, एफ बात करें तो पहला एलिमेंट है, आई करे तो लास्ट। अब कहोगे सर एटी भी तो है लास्ट, एटी के हम रिएक्शन नहीं पढ़ते, मैंने बताया था सिर्फ 38 ग्राम होता है एस्टेटाइन। अब जितना इनके साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा एटम्स जुड़ने के चांसेस रहते हैं। समझ रहे मैं क्या करूं, जितना रेडियस रेशियो में डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना रेडियस रेशियो ज्यादा आएगा उतना ही क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर वो ज्यादा होंगे। देखो जैसे IF7 है, बहुत सारे हैं, और अगर हम बात करें ClF3, इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सॉरी इनके रेडियस रेशियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये बिल्कुल पास पास वाले हैं, तो इनके कम एटम जुड़े हैं। BrF5 बहुत ज्यादा आ गई तो बहुत ज्यादा जुड़ गए, BrCl3 ये पास पास वाले हैं, IF7 ये तो बहुत दूर दूर वाले हैं, तो बहुत ज्यादा हैलोजन इनके आपस में जुड़ चुके हैं। तो अभी बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन की, तो अभी बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कैसे इनको बना सकते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, ठीक है। लाइक आप जोड़ना चाहते हो I2 को एंड F2 को, इक्विमोलर में लोगे तो ये बन जाएगा 2IF। इंटर समझते हो ना, इंटर हैलोजन, अलग अलग हैलोजन, ठीक है। मान लो आप जोड़ना चाह रहे हो I2 प्लस 3F2, जोड़ दो, क्या दिक्कत है, ये बन जाएगा 2IF3। आप किसी और हैलोजन को जोड़ना चाह रहे हो, लाइक आप जोड़ना चाह रहे हो Cl को एंड F को, मान लो, अब मानना क्या है कि Cl इसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको आपको एक ही मॉलिक्यूल लेना है, इसकी आपकी मर्जी है, एक लेना चाहो एक तो Cl बन जाएगा, 3 लेना चाहो तो 3, 5 लेना चाहो तो 5। मान लो आपने यहाँ पे 3 ले लिए, 3F2, तो ये क्या बन जाएगा ClF3। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है भाई, हमें पता है, मैंने आपको बताई थी बात कि फ्लोरीन इनको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने पे मजबूर कर सकता है, और वो करेगा। ये क्यों शो कर सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव नहीं होगा, और इनके पास डी ऑर्बिटल भी होता है। अगर आप दूसरा बनाना चाहो लाइक Br है, Br और Cl में से बताना कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑफ कोर्स Cl, ठीक है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उनके मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, ये आपने 3 रख लिया, तो ये क्या बन गया BrCl3। या फिर आप जोड़ना चाह रहे हो Br प्लस F2, इसको 5 ले लो, तो ये क्या बन जाएगा BrF5। तो ये होती है इनकी प्रिपरेशन, इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। अब बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की कि सर खासियत क्या कुछ है इनकी। सबसे पहली बात तो ये जितने भी होते हैं कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में भी कौन सा कोवेलेंट होगा, 2 तरह के कोवेलेंट होते हैं ना, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट, एक होता है पोलर कोवेलेंट, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं IF में कोवेलेंट बॉन्ड है एक बात, एंड F2 में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। बट इन जब देखिए डिफरेंट एटम्स होते हैं ना, हेट्रोटोमिक है, तो इनमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इन पे कोई चार्ज नहीं आ सकता, ये होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहली बात ये सारे के सारे क्या होते हैं कोवेलेंट। दूसरी बात ये क्या होते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अगली बात करें तो ये होते हैं वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड और सॉलिड, या तो वोलेटाइल लिक्विड होंगे या फिर ये वोलेटाइल सॉलिड होंगे, ठीक है। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे ClF, नाम क्या होगा इसका ClF का, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका नाम बाद में लिखते हैं, तो ये होगा फ्लोराइड, इसका नाम होगा क्लोरीन फ्लोराइड, ठीक है। अगर मैं इसका नाम करना चाहता हूं तो आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, इसका नाम करना चाहते हो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, इस तरह से इनका नाम लिखा जा सकता है। तो ClF जो है वो गैस होती है। अगली बात करते हैं प्रॉपर्टीज में, तो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर देन हैलोजेंस। हैलोजेंस के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है।
क्यों होता है? क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। अगली बात करें तो दीज आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। हैलोजेंस के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी होती है ज्यादा। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे भी, सबसे ज्यादा कौन सा हैलोजन रिएक्टिव होता था बताना जरा? वो है F2। F2 रिएक्टिव होता है, बट हैलोजन से ज्यादा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स रिएक्टिव होते हैं। रिपीट करो, एक एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, बाकी सब जगह इंटर हैलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं सर? ऐसा क्यों? देखिए समझिए, यह X डैश, यह X, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। इनके बीच में प्योर नहीं है, इनके बीच में पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इनके साइज में डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं हम लोग। और इसके सीन में क्या रहेगा? इसका सिमेट्री बनी हुई है, इनका बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, तो ये कम रिएक्टिव होते हैं। अगली बात करते हैं आप रिएक्शन विद वाटर। आपने रिएक्शन करी पानी के साथ, ठीक है, कोई भी है, मान लो आपके पास है ClF है और आपने इसकी रिएक्शन कर दी किसके साथ? H2O के साथ। तो बताइए क्या बनने वाला है? H2O ब्रेक होगा H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, और ये किसमें ब्रेक होगा? ClF, Cl पॉजिटिव में, F नेगेटिव में। तो क्या बनेगा? HF एंड HOCl। बेटा समझ पा रहे मेरी बात? में क्या करूं? H2O किसमें ब्रेक होगा? H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। ये किसमें ब्रेक होगा? Cl पॉजिटिव में, F नेगेटिव में। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ो, आपने जोड़ दिया HF। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोल लेंगे। क्यों बोल लेंगे? क्योंकि वाटर के साथ मिलकर बना है। ये होगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। एक तो सिंपल एसिड बनता है और एक क्या बनता है? इसे क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरिक एसिड। एक सिंपल एसिड बनेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जुड़ेगा किसके साथ भाई? OH के साथ। क्लियर है? अगर यही रिएक्शन में कुछ ऐसे कर दूं, मान के चलो Cl Br3 एंड H2O है, इसका प्रोडक्ट आपको मुझे बताना है कि क्या कुछ बनने वाला है। रूल समझ में आ गया होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो H के साथ जाता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो OH के साथ जाता है। क्लियर हुआ? अभी आगे बढ़े तो आगे हमें करने होते हैं सर इनके स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर्स के लिए आपको आनी चाहिए वेस्पर थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से करवाई हुई है, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि उसको अच्छे से देख लो भाई, क्योंकि ना इस चैप्टर से बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका स्ट्रक्चर पेपर में पूछा जाए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वो जरूर देख लेना, मिस मत करना उसे बिल्कुल भी, क्योंकि पक्का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। ClF3 का स्ट्रक्चर बनाना आपने, ClF3। तो इसके लिए आपको स्टीरिक नंबर पता होना चाहिए ना, स्टीरिक नंबर Z बताया था मैंने। तो क्या करोगे? पहले सेंट्रल एटम देखोगे कौन सी है। सेंट्रल एटम कौन सी है? क्लोरीन। इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आप देख लो इसके पास बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, इसके पास लोन पेयर कितने बनेंगे। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 70 ग्रुप का है। बॉन्ड कितने बनेंगे? देख लो, 3 फ्लोरीन है ना, तो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बनेंगे। बाकी 7 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर। तो यहां से स्टीरिक नंबर कितना आ गया? 5 आ गया। स्टीरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन बतानी बहुत आसान हो जाती है। स्टीरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, यानी कि 5 ऑर्बिटल। S का होता है 1 ऑर्बिटल, P के होते हैं 3 ऑर्बिटल, D के होते हैं 5, बट सिर्फ एक ही पड़ेगा, 5 बन जाए ना, S P3 एंड D। अगर ये 6 होता तो D के 2 हो जाते, अगर ये 7 होता तो D के 3 हो जाते। समझिए बात को, ये है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग बताते हैं ज्योमेट्री। क्या बताते हैं बेटा? ज्योमेट्री बताते हैं। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। उसको जरूर से जरूर देख लो आप, जरूर से जरूर। किसको? वेस्पर थ्योरी को, बहुत हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की ज्योमेट्री, हमें शेप बतानी है। डिफरेंस होता है ज्योमेट्री में और शेप में। ठीक है, शेप हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर से पता लगती है। तो बताइए शेप क्या होगी? जब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो शेप होती है टी शेप।
बना दीजिए, क्या दिक्कत है। टी शेप कुछ ऐसे बनेगी, सेंट्रल एटम है Cl, हो गया। अगला स्ट्रक्चर बनाना है भाई हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है BrF5। BrF5 फोकस कीजिए ध्यान से। BrF5 सेंट्रल एटम कौन सा होगा, Br होगा। किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, P ब्लॉक से बिलोंग करता है, 17th ग्रुप का है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके पास बताना जरा। बॉन्ड पेयर कैसे पता लगता है, यहाँ पे कितने बॉन्डेड एटम है, यहाँ पे 5 बॉन्डेड एटम है तो 5 बॉन्ड पेयर है। 7 इलेक्ट्रॉन थे, 5 ने बना दिए बॉन्ड, 2 बचे ना, यानी कि वो लोन पेयर तो एक ही है। लोन पेयर तो एक कहलाएगा। अब स्टीरिंग नंबर कितना हो गया, 5 और 1 6। हाइब्रिडाइजेशन 6 के हिसाब से पहला 6 नंबर आपके पास, एक s ऑर्बिटल हो गया, 3 p के और 2 किसके हो गए, d के। तो ये बन जाएगी sp3d2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी यहां से, बोलिए, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता लगती है, बट हमें शेप किससे पता लगती है, बॉन्ड पेयर से। बताइए क्या होगी भाई शेप इसकी, शेप इसकी होने वाली है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनती है स्क्वायर पिरामिडल, Br F, क्लियर हो गया। ऐसे बनाना था, क्या मुश्किल था। नेक्स्ट देख लें, और थोड़ी सी मुश्किल बना लेते हैं। ICl4 नेगेटिव है। नेक्स्ट आपके पास ICl4 नेगेटिव। अभी आपको बताना है कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे पता लगते हैं, आपको सेंट्रल एटम देखना पड़ेगा। आयोडीन है, उस पर माइनस चार्ज रखा, माइनस यानी कि प्लस करते हैं हम वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइनस है तो प्लस, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गया भाई, 8 हो गए। अब बॉन्ड पेयर कितने, देखो 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर कैसे पता लगा, बॉन्डेड आइटम 4 है। 8 में से 4 ने बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर कितने बनेंगे, 2 लोन पेयर है ना, पेयर 2 के 2 बनेंगे। तो यहां से स्टीरिक नंबर कितना आया, 6 आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2। ज्योमेट्री क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगी, शेप हमें बॉन्ड पेयर से पता लगती है, वो होगी स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर, जो कि ऐसे बनेगी ICl Cl Cl Cl। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आप दिखाने वाले हो। बात क्लियर होती है। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट सर इनके यूजेस की। यूजेस क्या होते हैं इनके, सबसे पहला यूज होता है ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। किस रूप में यूज किए जाते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में। दूसरा इनका यूज किया जाता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट के रूप में। क्या होते हैं सर फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब अगर कहीं पे फ्लोरीन को जोड़ना है ना, तो वहां पे फ्लोरीन बहुत आसानी से जुड़ जाता है, क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत आसानी से टूटता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, जैसे कि आपके पास ये है U+2ClF3, आपके पास मान लो ये है, तो आप कैसे करोगे, या 3ClF3 मान लो ऐसे, तो एक फ्लोरीन को रिलीज कर देगा। यहां से क्या बन जाएगा, UF6 फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब किसकी भी फ्लोरिनेशन करवा सकते हैं, किसी के साथ भी फ्लोरीन को जोड़ सकते हैं। एंड प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ पे 3Cl। अभी बात करते हैं स्यूडो हैलाइड आयंस क्या होते हैं, स्यूडो हैलोजेंस क्या होते हैं। स्यूडो नाम से क्लियर होता है नकली। हैलाइड आयंस, हैलाइड आयंस किसे कहते हैं, जैसे F नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया। अब कुछ ऐसे कंपाउंड जो एक्चुअल में हैलोजेंस नहीं है, बट उनकी प्रॉपर्टीज हैलोजन जैसी हैं, तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे, दोज आयंस इन विच 2 or more atoms are combined in which one of them is nitrogen, and they behave as halogen and their properties are similar to halogen are called pseudo halide ion। डिफाइन किस तरह से करोगे, those ions in which 2 or more atoms, 2 or more atoms out of which one is a nitrogen। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे,
बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन एंड देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू हैलोजेंस आर कॉल्ड सुडो हैलाइड आयन। जैसे Cn नेगेटिव हो गया, इसे क्या बोल देंगे हम लोग? साइनाइड आयन बोल सकते हैं या नहीं? HCl नेगेटिव हो गया, इसे हम क्या बोल सकते हैं? थायोसाइनाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन। OCN नेगेटिव हो गया, ऑक्सी साइनाइड आयन। नाउ सुडो हैलोजेंस क्या होते हैं? देखो हैलोजन किसे बोलते हैं? X को या X2 को। हैलाइड आयन किसे कहते हैं? X नेगेटिव को। इसी तरह से सुडो हैलाइड आयन किसे कहते हैं? जैसे ये आयन है, इनका अगर डाइमर कर दो तो आप क्या लिखोगे? डाइमर बोले तो दो मॉलिक्यूल, डाइमर ऑफ सुडो हैलाइड आयंस, आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उन्हें? सुडो हैलोजेंस बोलते हैं, सुडो हैलोजेंस। जैसे Cn2 हो गया, डाइमर हो गया ना, इसे क्या बोल देंगे? साइनाइड बोल देंगे। ठीक है। जैसे कि HCN हो गया, HCN2, इसे क्या बोल देंगे? थायोसाइनाइड। ठीक है। ऐसे ही OCN2 हो गया, OCN2, इसे क्या कह देंगे? ऑक्सी साइनाइड आयन। बस ये टॉपिक है हमारा, इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स एंड सुडो हैलोजन कंपाउंड्स। क्लियर है ना? तो चलिए अभी सुपरविजन बैच वालों, अभी देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन।